सस्ती सब्जी खरीद के लाए हैं। वी वांट टू बी अ विनर एवरीवेयर। ये जो मानसिकता है ना विनर होने की, इसके लिए करना क्या होगा? छोटी छोटी चीजें हैं। मैं भी, जैसे आपने अभी बोला, तो मेरे मन में कुछ विचार आए हैं। वो थिएटर वर्कर होने के नाते हम ऐसी हाटों में ना 2-2 4-4 लोगों की टोलियां बना के जा सकते हैं, और हम वहां पर उन सब व्यापारियों को एक बात के लिए सहमत कर सकते हैं कि कुछ भी हो जाए, आप लोग अपना एक एवरेज रेट तय कर लीजिए, हर व्यापारी इसी रेट पे बेचिए। कस्टमर अगर छोड़कर जाता है तो उसको जाने दीजिए, अगला व्यापारी भी 10 रुपए किलो ही आलू बेचेगा, आप भी 10 रुपए बेचेंगे, वो शाम तक घूमता रहेगा, 10 रुपए से नीचे उसको नहीं मिलेगा। पर ये बात बड़ी टेक्स्ट बुक टाइप लग रही है, होगी आप सबको, पर अगर हम इसको धीरे धीरे करके अगर लागू कर पाए तो आई थिंक ये फिजिबल है। दूसरा, हम वहां पर कोई स्वयं सेवी ग्रुप डेवलप कर सकते हैं, जिनका छोटा मोटा सा कोई स्टॉल लगा हो। हम वहाँ लोगों को प्रेरित करें माइक से या कोई छोटी बहुत नुक्कड़ नाटक से कि भाई ये जो किसान है, इसकी उपज की कीमत ही नहीं मिलती है, इसको आप इससे अगर 10 की चीज 10 में खरीद लेंगे तो आप बहुत ज्यादा गरीब नहीं हो जाएंगे, पर ये बहुत समृद्ध हो जाएगा बेचारा। ये भाव उनके मन में हमको जगाना होगा कि हम पूरी सब्जी अगर 300 रुपए की या 400 की खरीद के ला रहे हैं, और हम उसके अंदर बार्गेनिंग करके अगर 30 रुपए 40 रुपए बचा रहे हैं, और अगर वो 30-40 रुपए हम वहां छोड़ आएंगे अलग अलग किसान के हाथ में, तो हो सकता है कि उस किसान को उससे कुछ फल अच्छा मिल जाए। दूसरा, कि हमारी, जैसे हम बिल्डिंग्स में रहते हैं, मैं जब बैंक में काम करता था तो हमने एक वहां पर एक अनऑर्गेनाइज कोऑपरेटिव सा बना लिया था, जिसमें हम 2 जनों ने ड्यूटी ले रखी थी। हम हर हफ्ते में 2 बार मंडी जाते थे। मंडी से हम एप्पल्स और जो सीजनल फ्रूट थे वो हम बल्क में लेके आते थे पेटियों में। तो ऑब्वियसली वो जो रिटेल की रेट से बहुत सस्ता मिलता था, और उसको हम अपने सब एम्प्लॉयज के बीच में बांटते थे, और वो ऑलमोस्ट ठेले पे जो रिटेल में रेट होता है उससे आधे रेट पे मिलता था। अगर हम हमारे बिल्डिंग्स में जहाँ ग्रुप्स में लोग रह रहे हैं, या किसी मोहल्ले में, अगर आप जैसे डॉक्टर साहब आप रह रही हैं, मैं मानता हूँ सोनी जी जहाँ आप रह रहे हैं, आपके प्रभाव में 30-40-20 परिवार होंगे जो आपकी बात को वजन देते होंगे। अगर आप उनके साथ कोई चौपाल करें, बैठें और बोले भाई हम हफ्ते में 2 बार हमारी हमारी सोसाइटी के एरिया में ही एक छोटी सी हाट लगवा रहे हैं, हम उसमें 10 किसानों को बुला रहे हैं, उन 10 किसानों से आप प्रोड्यूस खरीदिए, और किसान को भी बेटर रेट मिलेगा, आपको भी मंडी से सस्ता रेट मिलेगा। ये बड़ी फिजिबल चीज है सबके लिए। हमको भी मंडी से सस्ता रेट मिल जाएगा, क्योंकि बिचौलिया नहीं है उसमें। जो बिचौलिया 4 रुपए में प्याज खरीदता है और 40 रुपए का हमारे को देता है, टुकड़ों में अलग 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 लोगों के पास उसका प्रॉफिट जाता रहता है। इस तरह के कुछ इनोवेटिव थॉट्स मन में हमको उपजाने होंगे और उनको लोगों तक फैलाना होगा। कैसा फैलाना होगा? उसके लिए हम नुक्कड़ नाटकों का सहारा ले सकते हैं, हम कोई अनाउंसमेंट्स का सहारा ले सकते हैं, या हम स्कूल्स में जाके बच्चों को दिखा सकते हैं चीज। बच्चे जब जाके स्कूल से अपने माँ बाप को कोई चीज बोलते हैं ना, तो माँ बाप के दिल पे उसका असर बहुत ही गहरा होता है। जब बच्चा आके बोलता है ना कि पापा ये पटाखे क्यों चलाते हैं लोग, तो माता पिता को भी एहसास होता है कि वाकई में ये बच्चा, छोटा बच्चा कह रहा है। और आप आजकल तो खुश होंगे, आजकल बहुत सारे बच्चे स्कूलों के दिवाली पे पटाखे और होली पे ये गंदे रंगों का इस्तेमाल करने के लिए खुद ही पीछे हट चुके हैं। इतनी जागरूकता उनमें आ चुकी है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आई थिंक अडॉप्ट किया जा सकता है। हाँ, तो जैसे इंदौर में ना एक तो रिलायंस फ्रेश बेचता है सब्जियां, दूसरा एक मंडी में बिकती है जहाँ बिचौलियों का है। पर अगर हम हाट में जाते हैं तो हाट में तो किसान ही बैठे हैं बेचने के लिए। तो मुझे ऐसे इंट्यूशन ही हुआ, मुझे नहीं पता था कि, फिर मुझे एक पेशेंट ने बताया कि हाट में डायरेक्ट तो किसान ही आते हैं। तो एक ये इनिशिएटिव है कि जो आपने कहा था कि लिंक बिटवीन द फार्मर एंड द कंज्यूमर हैज टू बी वेरी शॉर्ट। तो ये हाट में जाने का एक सिस्टम, उसका एक स्टेप है। निधि 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 देख, तथागत ये है, इधर आ, ये ही लड़का है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, मेरे जैसे ही है क्या? प्रमोद जी साइलेंट कर लें। तो अब पुरी साहब,
हम एक आप अपने इस टॉपिक को विस्तार दे दीजिए, हम एक शनिवार को आपसे सुनेंगे। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे आज के स्पीकर, जिन्होंने पिछली बार बड़ा धमाका मचाया था। तो तथागत को मैं आमंत्रित कर रही हूँ। सब लोग तथागत से परिचित हैं, तथागत के जैविक विचारों से परिचित हैं, और मैं तथागत को 2 पीढ़ी से जानती हूँ, उसके फादर को बहुत अच्छे से जानती हूँ। नहीं सॉरी 3 पीढ़ी, सॉरी 3 पीढ़ी को जानती हूँ। तथागत के फादर को जानती हूँ, तथागत को जानती हूँ और उसके बेबी को भी जानती हूँ। तो मैं आमंत्रित कर रही हूँ तथागत को। जी मैम, जी, थैंक यू वेरी मच। तो लास्ट टाइम एक बहुत जनरल सा डिस्कशन हमने किया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, और ऑर्गेनिक एक्चुअल में फार्मिंग नहीं होती, ऑर्गेनिक फार्मर होता है। तो फार्मर यदि ऑर्गेनिक है तो वो डिफॉल्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करेगा। आप रात को जाके वहां चौकीदारी नहीं करनी है कि वो दवा डाल रहा है या नहीं डाल रहा है। तो उस कॉन्सेप्ट पे हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। आज के जो टॉपिक है वो ये है कि इतना सब हल्ला और हाइप होने के बाद भी किसान इतना रिलक्टेंट क्यों है कि मुझे जैविक खेती नहीं करना है या मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो वो इतना सब होने के बाद भी क्यों नहीं आ रहा है। स्वतंत्रता दिवस के दिन मोदी जी लाल किले से बोल रहे हैं कि हमें धरती माँ पे जहर नहीं डालना है, खाद नहीं डालना है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, बट स्टिल फार्मर जो है वो इसको अडॉप्ट करने में अभी भी हिचकिचा रहा है। तो हमको उसके रूट कॉज पे जाना पड़ेगा, और रूट कॉज पे जाने के लिए हम उसको 2 ब्रॉड कैटेगरीज में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक है जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है, और एक जो है वो पॉलिसी एस्पेक्ट है। तो बिहेवियरल एस्पेक्ट में दोनों चीजें आएगी, फार्मर का बिहेवियरल एस्पेक्ट और कंज्यूमर का बिहेवियर। तो हम लोग बिहेवियर से शुरू करते हैं। फार्मर के बिहेवियर में, बिहेवियरल चेंज में हमको यदि वो ऑर्गेनिक करना चाहता है तो आज जो वो कर रहा है उसमें उसको ऐसे क्या क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे जिससे कि उसकी खेती जो है वो जैविक हो जाए। तो आज हम लोग जो ओवर अ पीरियड ऑफ 40-50 इयर्स ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो भी चीजें उसके साथ जुड़ती गई खेती में, उसने उसके खेती के तरीके को बहुत आसान किया है। मतलब आज चाहे वो 2 एकड़ का किसान हो या 200 एकड़ का किसान हो, वो सेम तरीके से खेती कर रहा है। 2 एकड़ का जो किसान है वो भी 200 रुपए की दवा लाता है और पेट्रोल पंप में दवा डाल के उसको स्प्रे करके चला जाता है, और 200 एकड़ वाला भी वही कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इतने सारे सालों में हमने खेती को बहुत ज्यादा कन्वीनियंट बना दिया है। मतलब उसको कुछ नहीं करना है। जैसा मैं यदि किसी को खेती का प्रोसेस यदि स्टैंडर्ड एक बताना हो तो उसमें यह है कि एक खाली जमीन पड़ी है, उसमें ट्रैक्टर आता है जिसमें पीछे कल्टीवेटर होता है, वो खेत को जोतता है। तो जोतने से जो मिट्टी है ऊपर की 5-6 इंच की वो खुल जाती है। तो ये एक ट्रैक्टर ने आके कर दिया। ये प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ ये 2 एकड़ वाला भी कर रहा है और 200 वाला भी कर रहा है, तो ये ध्यान में रखना। तो 2 एकड़ वाले के लिए बस वो ट्रैक्टर किराए का होता है और 200 वाले के खुद के 2-4 ट्रैक्टर होते हैं। तो वो ट्रैक्टर आया, उसने 1000 रुपए 1200 रुपए 1 एकड़ का लिया, उसने उसको कल्टीवेट कर दिया। उसके बाद वही ट्रैक्टर आएगा, उसको वो सीड देगा और वो ट्रैक्टर उसकी सोइंग करके चला जाएगा, बोनी करके चला जाएगा। और उसके बाद किसान को उसमें केवल पानी देना है और खाद देना है। और 4 महीने बाद उस गेहूं को एक बड़ा सा हार्वेस्टर आएगा, उसको वो 1 एकड़ का 1000-1200 रुपए लेगा और उसको काट के किसान के हाथ में गेहूं देके चला जाएगा। और जो वो भूसा जो धरती माँ का खाना था, जो धरती माँ को वापस मिलना चाहिए था, उसमें वो आग लगा देता है। तो आप बताइए कितना कन्वीनियंस हो गया है उस किसान के लिए कि वो 2 बार ट्रैक्टर आता है, 1 बार हार्वेस्टर आता है और गेहूं उसके हाथ में आ जाता है। यही चीज छोटे किसान के साथ भी हो रही है, बड़े किसान के साथ भी हो रही है। अब मैं इसका एक आपको दूसरा पर्सपेक्टिव दिखाता हूं जो मैं या मेरे जैसे और भी जो जैविक किसान है वो कर रहे हैं। तो वो खेतों में जब प्लोइंग होती है तो वो देखना होता है कि कौन से नक्षत्र में हो रहा है, और वो जो बैक्टीरियाज हैं वो धूप की वजह से जमीन के नीचे चले गए हों ताकि वो कल्टीवेशन के टाइम पलट के ऊपर ना आ जाए, धूप में मर जाएंगे। उसके हिसाब से फिर जमीन को हमने जोता, फिर उसमें 1 एकड़ में 6 से 7 ट्रॉली गोबर खाद डाला। तो जहां 1 एकड़ में मुश्किल से 2 बोरी यूरिया, मतलब 50-70 किलो यूरिया जहां 1 एकड़ में काम कर रहा था, वहां मुझे 6 ट्रॉली गोबर खाद डालना पड़ रहा है। एक ये बड़ा मेजर इनकन्वीनियंस हो गया फार्मर के लिए। मैं कन्वीनियंस वाले पॉइंट पे बात कर रहा हूँ अभी।
जहां उसको 70 किलो खाद फेंकना है, वहां अब उसको 6-7 ट्रॉली गोबर खाद पहले तो खाद प्रोक्योर करना है या बनाना है, और उसको फिर ट्रॉली में डाल के उसको पूरे खेत में धीरे धीरे उसको वो फैलाएगा। तो एक तो ये हो गया खाद फैलाने का। उसके बाद वो उसमें सोइंग करेगा। उसके बाद वो बोनी करने के बाद उसमें जो दवाइयां हैं, कीटनाशी है, वो कीटनाशी भी या तो वो खुद के बनाएगा, 10 पत्ती काढ़ा, नीम काढ़ा, या फिर वो बाजार से ये काढ़े खरीद के लाएगा। तो ये जो काढ़े वो बनाएगा, ये काढ़े बनाने के लिए उसको एक गाय पालनी पड़ेगी, उसका गौमूत्र इकट्ठा करके 10 तरह के पेड़ों से पत्ते इकट्ठा करके उसका काढ़ा बना के उसको स्प्रे करना है। और जो केमिकल वो स्प्रे करता है वो 1 या 2 करने पड़ते हैं, अब ये इसको शायद 3 या 4 करने पड़ेंगे। फिर वो हार्वेस्टर आए काटेगा। तो ये जो इनकन्वीनियंस हमने उसको दिया, इस इनकन्वीनियंस वो नहीं चाहता वो सब करना। तो उसको उसका हमको आज हम आप लोग हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हम लोगों को थोड़ा सा भी कोई नया काम करने को बोले तो हम उसके लिए एक लेवरेज चाहते हैं कि इसके बदले मेरे को क्या मिलेगा। नहीं तो मैं तो अच्छा पलंग पे सो रहा हूँ, गादी ओढ़ के, पलंग ओढ़ के, तो तुम जबरदस्ती मेरे से ये काम क्यों करा रहे हो। तो वो यदि इनकन्वीनियंस यदि उसको हम क्रिएट कर रहे हैं तो उसको उसके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये एक कन्वीनियंस वाली बात होगी। आज मैं अपने गांव में जाता हूँ और चौपाल पे 4 मेरे जैसे यंग लोग बैठे रहते हैं, जिसमें एक पूना से पढ़ के वापस आया है, एक बैंगलोर से पढ़ के वापस आया है, मेरे जैसे, जहाँ पे 2000 की पॉपुलेशन है। मैं बोलता हूँ चलो अपन काढ़ा बनाएंगे, खाद बनाएंगे, तो नहीं भाई तू कर ले, हम तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम अच्छा है यहाँ बैठे हैं, थोड़ा सा काम हो जाएगा। तो फर्स्ट फैक्टर इज कन्वीनियंस। सेकेंड फैक्टर इज गारंटी ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की क्या गारंटी है कि आज हम जितना निकाल रहे हैं यूरिया डीएपी से, उतना ही गोबर खाद से भी निकल आएगा। तो ये एक लैक ऑफ मॉडल है। हमको उस मॉडल को एक खड़ा करके उनके सामने रखना पड़ेगा कि नहीं भाई, गोबर खाद से भी उतना ही प्रोडक्शन आएगा। बस वो 3 साल का जो 4 साल का जो ट्रांजिशन पीरियड है, उस ट्रांजिशन पीरियड को स्मूथली कैसे निकाला जाए, वो हमको उसका हाथ पकड़ के किसान को आगे लाना पड़ेगा। तो ये फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू में जो तीसरा बिहेवियरल एस्पेक्ट है वो इंक्रीज लेबर कॉस्ट है। अभी इस बार मैंने बारिश में मूंगफली लगाया था। मूंगफली में चारा जो होगा, 2 लाइनों के बीच में मूंगफली का चारा, वो मुझे मजदूरों से उसको उखड़वाना पड़ा। तो 1 एकड़ का मुझे करीब 4,500 रुपए खर्चा आया, क्योंकि लेबर का मेरे को उस समय वो 150 रुपए के हिसाब से उनको पेमेंट करना पड़ा। यदि मैं वही केमिकल हर्बिसाइड लेके उसको स्प्रे कर देता तो 1 एकड़ का मेरे को 400 रुपए खर्चा आता। तो जहां 400 रुपए खर्चा आना था, वहां मुझे 4,500 खर्चा आया, प्रोवाइडेड मेरे गांव में लेबर अवेलेबल हो। यदि वो नहीं होती तो मुझे ट्रैक्टर से वो लेके आना पड़ता और उनके पीछे खड़े होके वो सारे काम करवाने पड़ते। तो ये सारी चीजें, तो एक लेबर बहुत बड़ा इशू हो गया। सो हम पॉलिसी पे आएंगे तब हम वो डिस्कस करेंगे कि लेबर का इतना बड़ा इशू आज क्यों आ रहा है। सो जैसे ही हम ऑर्गेनिक में आएंगे, नो डाउट हाथ से काम करना बढ़ जाता है, लेबर का काम बढ़ जाता है, क्योंकि चारा मार नहीं डाल सकते तो आपको वो हाथ से उखड़वाना पड़ेगा या किसी मशीन का यूज करना पड़ेगा। तो वो लेबर का जो एक्स्ट्रा खर्च है वो किसान की जेब से ही जाएगा। तीसरा, यदि लेबर का कॉस्ट हमने बढ़ा दिया तो उसकी जो इनपुट कॉस्ट है खेती की वो बढ़ गई, और खेती की इनपुट कॉस्ट बढ़ गई तो उसको एक सेपरेट मार्केट चाहिए जहां वो अपने इंक्रीज प्राइस में अपना प्रोड्यूस बेच पाए। यदि सरकार को ही उसको गेहूं देना है 2,000 रुपए क्विंटल में एमएसपी पे, तो वो इतनी मेहनत क्यों करेगा। बाजू वाला तो उसको बेवकूफ बोलेगा, इतनी मेहनत कर रहा है और उसके बाद भी वही पैसा मिल रहा है जितना हमको मिल रहा है। तो जिस तरह हम हमारी फैक्ट्री चलाते हैं, हमारी फैक्ट्री से हम मैक्सिमम आउटपुट चाहते हैं, चाहे वो बॉटल बनाने की हो या कपड़ा बनाने की हो, उसी तरह किसान भी मिट्टी या इस जमीन को उसकी फैक्ट्री मानता है। तो वो तो यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मैं निकालूं। फिलोसॉफिकल चेंज, साइकोलॉजिकल चेंज हम किसान के दिमाग में अभी आज इसलिए नहीं डाल सकते। फिलोसॉफिकल चेंज में ये बोल रहा हूँ कि ये धरती माँ है, इसमें जहर नहीं डालना है। ये चेंजेस उसके दिमाग में आज इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि वो उसी जमीन से उसको आज अपने घर का खर्च चलाना है। जमीन की जोत छोटी होती गई है धीरे धीरे। जहां पहले 20 एकड़ थी, परिवार बढ़ते गए, तो जमीन की जोत छोटी होती गई, नए काम नए धंधे कुछ शुरू नहीं हुए, तो वो परिवार उसी पे डिपेंडेंट हो गया। अब जो पहले 20 एकड़ में एक परिवार था, अब 2 एकड़ पे आ गया। तो उसको उसका परिवार चलाना है, तो वो हमारी बात नहीं सुनेगा जब तक हम उसको प्रोत्साहन नहीं देते। तो किसान के बिहेवियरल एस्पेक्ट में 3-4 चीजें हैं: कन्वीनियंस, गारंटी ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज लेबर कॉस्ट, जिसकी वजह से उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है। कंज्यूमर के बिहेवियरल कॉस्ट में हम देखें, बिहेवियरल एनालिसिस में हम देखें, तो कंज्यूमर की आज बीवी से लेके सोफा तक और मकान से लेके गाड़ी तक सब सुंदर चाहिए हमको। हर चीज सुंदर चाहिए। मतलब आप खुद आपका एनालिसिस करिए, मैं और इनफैक्ट मैं भी, और हम कोई भी इसमें से अनछुआ नहीं है।
आज हम लोग हमारे घर में किसी का रिश्ता करने की सोचते हैं तो सबसे पहले या तो समाज की बुक में देखते हैं, या किसी से फोन पे बात होती है तो भैया फोटो भेज देना। तो फोटो भेज देना मतलब क्या, मतलब पहला फिल्टर तो आपका फोटो ही है, पहला फिल्टर तो अपीयरेंस ही है। और वो हमारे अंदर इतना घर कर गया है कि हम हर चीज अपीयरेंस के थ्रू ही पहला वही फिल्टर लगता है। अब आप बताइए, यदि मेरा गिलकी जैविक वाला यदि वो एक जगह से मोटा और एक जगह से पतला है, तो क्या वो आपके फिल्टर को पार कर पाएगा क्या? यदि वो आपके फिल्टर को पार ही नहीं कर रहा है तो मैं फिर उसको लेके कहाँ जाऊंगा? अब वो अंदर से कितना भी शुद्ध हो, अंदर से कितना भी मन का अच्छा हो, वो इंसान कितना ही अच्छा हो, हमने यदि उसका फोटो देख के रिजेक्ट कर दिया तो उसकी अच्छाई लेके वो कहाँ जाएगा? तो हमको वो हमारा कंज्यूमर का बिहेवियरल एस्पेक्ट वो बदलना पड़ेगा कि भैया हमको उस इंसान से मिलना पड़ेगा, हमको उस सब्जी से अंदर से देखना पड़ेगा कि वो सब्जी है क्या एक्चुअल में। और यह चीज केवल सब्जी में नहीं, ये अनाज मसाले हर चीज में आता है। तो कंज्यूमर का बिहेवियर एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट। हम में से आज कितने लोग हैं जिन्होंने हमारे ठेले वाले से बोला कि भैया तू मेरे लिए देसी टमाटर लाया कर। अब यदि उसके सामने वो डिमांड ही नहीं है तो वो मंडी जाके बोलेगा नहीं, ढूंढेगा नहीं कि मेरे को कहीं देसी टमाटर मिल जाए। यदि वो मंडी वाले में अपने आड़तीय को बोलेगा, व्यापारी को, कि भैया देसी टमाटर ग्राहक मांगते हैं, तो आड़तीय किसान को बोलेगा कि भैया वो मेरे ठेले वाले है ना देसी टमाटर मांगते हैं तो वो आके ला। तो ये चेंज जो है ये रिवर्स चलेगी। हम लोगों को हमारे ठेले वाले से मांग करनी पड़ेगी कि तू मेरे को देसी टमाटर ला के दे, तू मेरे को छोटी वाली गिलकी ला के दे, तू मेरे को मोटी वाली लौकी ला के दे। जो हम लोग जो देसी चीजें मांगते हैं, हमको उसको बोलना पड़ेगा कि तू बारीक बारीक पत्तों का धनिया ला के दे, देसी वाला जो खुशबू अच्छी देता है। जब वो ठेले वाला को हम ऐसी रिक्वायरमेंट बताएंगे, वो रिवर्स जाएगा मंडी में और वो रिवर्स चेन किसान तक जाएगी। तो ये बिहेवियरल एस्पेक्ट कंज्यूमर को भी अपने अंदर लाना पड़ेगा। तो और ये बिहेवियरल एस्पेक्ट। अब दूसरा फिर हम इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पे जब पॉलिसी लेवल पे आएंगे तो डिस्कस करते हैं। सो लेट्स कम टू पॉलिसी। बिहेवियरल एस्पेक्ट कंज्यूमर का जो है वो ये है कि हमको अपीयरेंस को छोड़ना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी पे जाना पड़ेगा और हमको डिमांड करना पड़ेगा इन चीजों का कि हमको ये चीजें चाहिए। तभी वो फार्मर लेवल पे या खेत लेवल पे वो पहुंचेगा। क्योंकि किसान ही नहीं, किसान को यदि हम व्यापारी की नजर से भी देखें तो आज वही चीजें बन रही हैं जो बिक रही हैं। यदि वो बिकेगी नहीं तो वो बनेगी नहीं। तो हम लोगों को वो चीजें खरीदना पड़ेगी जो चीजें हम चाहते हैं कि खेत में होगे। तो ये बहुत सीधा सीधा कैलकुलेशन है। तो कहीं ना कहीं हमको वो डिमांड रेस करनी पड़ेगी कि हमको वो चीजें चाहिए। तो बनने में बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है, पर हमको कंज्यूम करना पड़ेगा। तो कंज्यूमर साइड से फर्स्ट क्वेश्चन जो एज फार्मर मैं ये रेस करता हूँ कि आर वी एक्चुअली रेडी फॉर ऑर्गेनिक? क्या हम आज सही में तैयार हैं ऑर्गेनिक खाने के लिए एज कंज्यूमर? यदि वो तैयार हैं तो मार्केट आपको रेडी अवेलेबल कराने के लिए भी तैयार है। तो ये बिहेवियरल एस्पेक्ट थे फार्मर और कंज्यूमर के। हम लोग आते हैं पॉलिसी लेवल पे कि पॉलिसी लेवल पे क्या हो रहा है जो किसान जैविक की तरफ नहीं जा पा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं बजट पे आपसे बात करूं कि कुल मिला के 4 योजनाएं हैं कि सरकार की जो जैविक खेती को प्रमोट करती है। परंपरागत कृषि विकास योजना एक योजना है जो केवल नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के लिए है, जिसमें वो लोग सपोर्ट करते हैं। एक योजना है जिसमें आप प्रोसेसिंग प्लांट में, ऑर्गेनिक के प्रोसेसिंग प्लांट में वो सब्सिडी देते हैं। तो प्रोसेसिंग प्लांट तो फार्मर के लिए अभी दूर की बात है। तो ऐसे 3-4 योजनाएं हैं। एक योजना है जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, जिसमें लास्ट ईयर जिसका बजट था मात्र 306 करोड़ रुपए जिसको यूज हुआ था। और उसका मैं आपको कंडीशन बताता हूँ। 50,000 रुपए 1 हेक्टेयर का ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स किसान को मिलेगा यदि वो जैविक खेती करता है तो, फाइनेंशियल सपोर्ट। और उसमें से 31,000 रुपए का जैविक इनपुट उसको खरीदना पड़ेगा। इनपुट मतलब गोबर का खाद, केचुआ खाद और कुछ जैविक दवाइयां, जो सरकार के जो एजेंट हैं वही तय करेंगे कि आपको ये हमसे लेना है। तो 31,000 उससे साइन भी करा लिया, 50,000 की सब्सिडी में से 31,000 रुपए का उसको माल भी टिका दिया और 19,000 में से भी 10,000 रुपए खा गए वो सब्सिडी क्लियर कराने के नाम पे। तो जो 50,000 किसान को मिलना थे उसमें से उसको 10,000 मिले, 9,000 मिले। और प्रमोशन ये हो गया कि भैया यहाँ पे जैविक खेती हो रही है और इतने हेक्टेयर में हो रही है। तो परंपरागत ये इस योजना का बिटर ट्रूथ है। और ये सरकार के एजेंट है जो गांव में घूम रहे हैं। मुझसे भी कांटेक्ट किया था और ये बोला था कि आप 50 किसानों का लिस्ट दो, उनसे ये पेपर पे साइन करवाओ और 30,000 का माल ये हम देंगे
और 10,000 रुपए हमारा कमीशन, 10,000 रुपए। तो इस तरीके से योजनाएं चल रही हैं। केमिकल फर्टिलाइजर जो हम डीएपी यूरिया की बात करते हैं जो खेतों में डलता है, लास्ट ईयर मेरे पास एग्जैक्ट आइडिया डेटा है, लास्ट ईयर 71,309 करोड़ का सब्सिडी दिया उन खाद के ऊपर। इसमें से 20,000 करोड़ का जो सब्सिडी था वो इंडिया के बाहर गया है। मतलब इतना खाद इंपोर्ट हो रहा है, और जो बचा हुआ है वो यहाँ पे जो लोकल इंडिया के मैन्युफैक्चरर से, जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली किसी ना किसी के रिश्तेदार हैं जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री खोल के बैठे हैं, उन लोगों को ये इनडायरेक्ट सब्सिडी जा रहा है। तो 71,309 करोड़, और जैविक खेती के लिए 309 करोड़। तो ये जो डिफरेंस है ये 200 गुना का है, प्रिसाइसली देख तो 198 टाइम्स। तो मेरा ये कहना है कि यदि सरकार चाहती है कि जैविक खेती प्रमोट हो, तो जैविक खेती का बजट 300 करोड़ और इसका 70,000 करोड़, ये 200 गुना का डिफरेंस क्यों आ रहा है? जैविक खेती में यदि आप 70,000 करोड़ नहीं, बट उसका आधा पैसा भी लगाएंगे तो जैविक खेती प्रमोट हो जाएगा। आप उसको पर सब्सिडाइज तो करिए। आज मैं एज फार्मर में आपको एक मेरा जो कैलकुलेशन है वो बताता हूँ कि मेरे नाम पे जो खाद अलॉट होता है, सरकारी खाद, वो मेरी जमीन के नाम पे 10 बोरी यूरिया और 15 बोरी डीएपी में खरीद सकता हूँ सरकारी से, सोसाइटी से। सरकारी सोसाइटी जो किसानों को खाद बांटती है। आज वो मैं चूंकि जैविक कर रहा हूँ तो वो नहीं खरीदता हूँ। अब वो चूंकि मैंने नहीं खरीदा, यदि मैं खरीदता तो सरकार को करीब 7-8 हजार रुपए सब्सिडी देना पड़ता उन फैक्ट्री वालों को जहां से वो खाद आ रहा है। पर चूंकि वो मैंने नहीं खरीदा तो वो 7-8 हजार रुपए मुझे डायरेक्ट मिलना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपना खाद खुद बना रहा हूँ, तो वो सब्सिडी मैंने मिस कर दिया। तो इस तरीके से ये जो गवर्नमेंट का सब्सिडी सिस्टम है ये बहुत ही उलझाने वाला है, और ये एक्चुअल में केमिकल फार्मिंग को ही प्रमोट कर रहा है। तो ये 71,000 करोड़ और 360 करोड़, ये मतलब कहीं ना कहीं से कहीं तक भी इसका मैच नहीं है। हम लोग जो मॉडल फॉलो कर रहे हैं ये यूएस मॉडल है। यूएस मॉडल में हम लोग मानते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, बड़े बड़े खेत होना चाहिए, मशीनरी से यूज होना चाहिए। लास्ट ईयर का यूएस का फिगर है 46.5 बिलियन यूएस डॉलर यूएस ने अपने फार्मर्स को सब्सिडी दिया है, और ये मेजर 3 क्रॉप के लिए दिया है, सोयाबीन, वीट एंड कॉर्न। सोयाबीन, गेहूं और मक्का, इन 3 फसलों को उगाने वाले किसानों को 46 बिलियन यूएस डॉलर्स का सब्सिडी गवर्नमेंट ने दिया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो हम लोग ये किस रास्ते पे जा रहे हैं? मतलब हम लोग ये चाह रहे हैं कि किसान को उसका जीवन यापन का 5,000 रुपए महीना दे दें और वो अपना खेत छोड़ दे और वो खेती वेती छोड़ दे। आज हमको यदि ऑस्ट्रेलिया का मेरे पास डेटा है, ऑस्ट्रेलिया का जो इसका रेट है, गेहूं का रेट है, ऑस्ट्रेलिया का गेहूं का रेट 1,600 रुपए है, ऑस्ट्रेलिया का और यूएस का मक्के का रेट 1,100 रुपए है। WTO का बार बार गवर्नमेंट बोलती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से हमारा ट्रीटी हुआ है, हम लोग उनको डिनाई नहीं कर सकते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रोक नहीं सकते हैं। मेरा ये कहना है कि किसान जो हमारे यहाँ उगा रहा है वो 2 एकड़ की जमीन लेके उसमें मेहनत करके उस मक्का को उगा रहा है, और उस मक्का को उगाने में उसकी जो कॉस्टिंग आ रही है वो आ रही है करीब 1,000 रुपए 1 क्विंटल का। और आप चाहो कि वो 1,100 रुपए में उसको बेच दे, तो वो 6 महीने की फसल जो उसकी पूरी मेहनत है, 1 क्विंटल के पीछे 100 रुपए, 1 एकड़ में 20 क्विंटल निकला तो 1 एकड़ के पीछे 2,000 रुपए। 2 एकड़ यदि उसके पास जमीन है तो क्या वो 6 महीने में 4,000 रुपए में अपना घर चला लेगा क्या? मतलब आप सोचिए कि 6 महीने में उसको 4,000 रुपए मिल रहा है। अब वो उस 2 एकड़ जमीन पे खेती करे या उसको छोड़ के शहर में आके मजदूरी करने लग जाए। तो हम लोगों का कॉस्टिंग यदि 1,000 रुपए आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में यदि 3,000 एकड़ का एक ही खेत है, वो हेलीकॉप्टर से दवाइयां डालते हैं, वो बड़े बड़े मशीनरी से सोइंग करते हैं, उनका कॉस्टिंग यदि 300 रुपए आ रहा है तो उनको 1,100 रुपए पुरता है। हमारा 1,000 रुपए कॉस्टिंग आ रहा है तो हमको 1,100 रुपए नहीं पुरता है। बट चूंकि WTO से ट्रीटी है, हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रोक नहीं सकते हैं, तो वो 1,100 में हम लोग इम्पोर्ट कर लेते हैं। अब चूंकि वो इम्पोर्ट वाला सस्ता पड़ता है तो व्यापारी, आपको यदि बेचना है तो 1,100 में बेचो, नहीं तो मेरा तो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। तो ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी है ये गवर्नमेंट को, ये कुल मिला के इसी पे फिर MSP वाला डिस्कशन वापस शुरू हो जाता है कि किसान को MSP की जरूरत क्यों है। तो पॉलिसी लेवल पे बहुत सारे चेंजेस हमको अभी आज भी जरूरत है। उसके बाद गवर्नमेंट का जो MSP सिस्टम है वो टारगेटेड है। आज भी केवल गेहूं प्रोक्योरमेंट होता है मध्य प्रदेश में। हमारे यहाँ जो इस सीजन की जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो 70% केवल गेहूं की हो रही है। गेहूं का जो मोनोक्रॉपिंग हो गया है ये बहुत ही नुकसानदायक है जैविक खेती के लिए। जैविक खेती में इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, जैव विविधता ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
एक फसल जो दूसरी फसल को सपोर्ट करती है, उन दोनों का साथ में होना जरूरी है। यदि उड़द के साथ मक्का लगाना है, उड़द नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है और मक्के को यूरिया की जरूरत होती है, तो वो उड़द की वजह से मक्के को मिलता है। अब यदि उड़द और मक्का साथ में नहीं है और केवल मक्का मक्का लगा दिया, तो मक्के के लिए नाइट्रोजन हवा में से पकड़ के जमीन में कौन देगा? यदि वो देने वाला नहीं है तो आपको उसको यूरिया के फॉर्म में डालना पड़ेगा। अब यदि मिक्स क्रॉपिंग नहीं होगा तो वो यूरिया आपको डालना पड़ रहा है। मिक्स क्रॉपिंग करने के लिए आपको मजदूर ज्यादा लगेंगे, मिक्स क्रॉपिंग करने से आपको यूरिया नहीं डालना पड़ रहा है, पर फिर मेरे को उड़द का रेट मिल जाएगा, मक्के का नहीं मिलेगा, तो फिर मैं मक्का लेके कहाँ जाऊंगा? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो किसान को परेशान करती है। इसलिए आज मेरे को गेहूं का 2000 रुपए मेरे को सरकार देती है, तो मैं मेरे पास 5 एकड़ जमीन है, पूरे 5 एकड़ में गेहूं लगा दूंगा, उसको काटूंगा और सरकार को बेच दूंगा। अब वो सरकार के गले की हड्डी बन गई कि वो गेहूं का क्या करे। किसान को पैसा मिल गया, केवल गेहूं लगने से दूसरी फसलों के दाम बढ़ गए, तो कंज्यूमर भी परेशान, सरकार भी परेशान और किसान भी परेशान। तो इस साइकिल से सभी परेशान है। तो मुझे समझ कभी कभी ऐसा लगता है कि जब सभी परेशान है तो फिर ये साइकिल चल क्यों रहा है? पर वो चल रहा है, पता नहीं कैसे चल रहा है। तो टारगेटेड एमएसपी, 3 से 4 फसलों को टारगेटेड एमएसपी देने से किसान फिर इंश्योर्ड प्राइस के पीछे भागता है कि भैया धनिया का कोई गारंटी नहीं है, राई का कोई गारंटी नहीं है, अपन तो गेहूं लगा लो, चना लगा लो, सरकार कम से कम इतना पैसा तो देगी। तो टारगेटेड एमएसपी ने बहुत ज्यादा इम्बेलेंस बायोलॉजी में, इकोलॉजी में क्रिएट किया है। दूसरा जो मैं बोल रहा था कि मजदूर, यदि हम जैविक की तरफ जाएंगे तो हमको निंदाई हाथ से करवानी है, हमको बहुत सारे काम, खाद हाथ से ट्रॉली में भरना है, फिर खाद को हाथ से खेतों में फिकवाना है, 1 एकड़ में 100 ट्रॉली। कुल मिला के मजदूर इंटेंसिव हो जाती है जैविक खेती। मजदूर इंटेंसिव हो जाती है तो मजदूर की अवेलेबिलिटी होना चाहिए, पर इन पैरेलल मजदूर की जरूरत शहरों में, फैक्ट्रीज में भी है। हमारे इंडिया में 60-70% पॉपुलेशन खेती पे निर्भर है, पर इन ऑल इंडिया के जीडीपी कंट्रीब्यूशन में केवल 10% है, और बचा हुआ 90% में से 30-40% सर्विस सेक्टर से आ रहा है और 30-40% मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आ रहा है। तो सरकार चाहती है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री बढ़े और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री धीरे धीरे कम होता जाए। अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री को सस्ता करने के लिए, उसको अच्छे से चलाने के लिए वहां पे सस्ते लेबर की जरूरत है। वो सस्ता लेबर कहाँ से आएगा? जो 60% 70% पॉपुलेशन अभी भी गांव में रह रही है, उनको वहां से लेके बाहर शहरों में लाओ, इन इंडस्ट्रीज में चलाओ। इन इंडस्ट्रीज में जब सस्ते लेबर आएंगे तो ये हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो वहां से निकाल निकाल के यहाँ ले आए। अभी इसमें सबसे बड़ा जो लेबर को प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, लेबर की प्रॉब्लम किसानों की, वो है प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना। आपने उनको गारंटीड पैसा दे दिया कि इतना पैसा आपको मिलना है। अभी इसके बाद तो वो इंसान मेहनत ही नहीं करना चाहता है, उसके सारे सपने ही खत्म हो गए। आपने उसको इंदिरा गांधी आवास से मकान बना के दे दिया, उसको आपने, कोई मर जाए तो उसको शमशान के पैसे दे दिए, बच्चा पैदा हो जाए तो उसके गर्भ के पैसे दे दिए, बच्ची पैदा हो जाए तो साइकिल लैपटॉप दिला दिया, उसको कपड़े दिला दिए। मामा जी ने अभी योजना चलाई थी कि जो तेंदुपत्ता और महुआ बीनने जाती महिला है उनको मैं चप्पल भी दूंगा। अरे तो चप्पल भी तुम दे दोगे तो फिर वो करेगा क्या? तो ऐसी ऐसी योजनाएं चला रहे हैं कि उसको तो बस दाल चावल घोल के मुंह में देने की जरूरत है, ₹2 किलो अनाज दे रहे हैं। तो जब उसके सारी ही जरूरतें ही आप फ्री में पूरी कर रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि वो 100-150 रुपए या 200 रुपए में रोज आपके यहाँ धूप में मेहनत करने आएगा? और वो यदि मेहनत करने नहीं आएगा तो फिर मैं चाहूंगा कि मेरे सारे काम मशीनों से हो जाए, अपने आप हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाए। क्योंकि वो आएंगे तो बोलेंगे हमको 300 रुपए चाहिए, 400 रुपए चाहिए, 300-400 में उनका दूंगा तो मेरा जो बाजार का दाम है वो मुझे पूरेगा नहीं। तो मैं मशीन लेके आता हूँ और बड़ी बड़ी मशीनों से काम कर लेता हूँ। तो ये पॉलिसी लेवल पे ये जो स्कीम्स थी फ्री में बांटने वाली, इसने इंसान के स्वाभिमान को भी तोड़ा है और ये जो सिस्टम था इसको भी तोड़ दिया है। तो ये सरकार ने इंस्टेंट, आज वोट की राजनीति की वजह से आज हमको वोट मिल रहे हैं योजना ले आओ, पर उससे आगे क्या प्रभाव पड़ेगा ये शायद उन्होंने सोचा नहीं, और वो आज उसका नुकसान हो रहा है। तो प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, टारगेटेड एमएसपी, एक जो लास्ट पॉलिसी लेवल पे जो प्रॉब्लम आया वो आया है सब्सिडी टुवर्ड्स लार्ज मशीनरीज। हमारा देश ऐसा है ही नहीं कि उसमें बड़े बड़े हार्वेस्टर चल जाएं, हमारा देश ऐसा है ही नहीं कि उसमें बड़ी बड़ी मशीनों से काम हो जाए। हमारे यहाँ बहुत छोटी छोटी जोत है, 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़, ऐसे तो हमारे यहाँ खेत, और इतने छोटे खेतों में इतनी बड़ी मशीनरी से काम करना तो मूर्खता है। यूएस में आज आप खेत देखने जाएंगे तो कम से कम 100 एकड़ का, 50 एकड़ का एक एक खेत है। मतलब एक खेत
तो उनका यहाँ से वहां तक एंड ही नहीं दिखता है। अब आप सोचो कि वहां की मशीनरी भारत में आके काम करने लग जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, पर आपने उसको सब्सिडी देके और उस पे इंसेंटिव देके उन मशीनरी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, और वो उसके थ्रू फिर अब धीरे धीरे किसानों ने उसको अडॉप्ट करना शुरू कर लिया है। मेरे यहाँ मजदूर 1 एकड़ का गेहूं काटते थे, मुझे 5 मजदूर लगते थे और 1,000 रुपए का खर्चा आता था। वही अब मशीन आके 500 रुपए में काट जाती है, तो वो 500 रुपए में एक्स्ट्रा क्यों दूं मजदूर से कटवाने के लिए? तो वो मजदूर घर बैठ गए, वो मशीन ने आके काम किया। अब वो घर बैठ गए तो वो सरकार से मांग करते हैं कि हमको पैसे, हम बेरोजगार हो गए, तो उनके लिए फिर स्वरोजगार योजना गारंटी है, तुम घर बैठे पैसे ले लो पर काम मशीन से होने दो। यहाँ खर्च भी ज्यादा हो रहा है, मशीनें भी अननेसेसरी आ गई और वो पूरा इकोसिस्टम बीच में ब्रेक हो गया। तो ये बहुत सारे पॉलिसी लेवल पे भी सरकार ने ऐसे इंटरवेंशंस किए हैं जो हैम्पर करती है, जैविक खेती को प्रमोट नहीं करती है। परंपरागत कृषि विकास योजना जिसमें बहुत ही जरा सा बजट है, अमेरिका का फार्मर सब्सिडी मॉडल, फर्टिलाइजर सब्सिडी इंडिया में आज भी 70,000 करोड़ है, टारगेटेड एमएसपी एक बहुत बड़ा कारण है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और जितनी भी योजनाएं जो फ्री में देने वाली हैं उसकी वजह से मजदूर का जो इंटरेस्ट है काम करने का वो खत्म हो गया है। सब्सिडी, बड़े मशीनों की जो सब्सिडी सरकार आज दे रही है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो पॉलिसी लेवल पर सरकार ने गड़बड़े करी हैं और अभी भी शायद वो चली रही हैं। तो हमको मैं आज एक किसान हूँ, मैं चूंकि पढ़ा लिखा हूँ और मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, तो मैं अपने खेत पे जो उगा रहा हूँ जैविक, वो अपने यहाँ लाके इंदौर में अपने ग्राहकों को बेच सकता हूँ। पर मैं ऐसा सोचूं कि ये सभी किसान कर पाए तो ये पॉसिबल नहीं है। और मेरे जैसे लोग ज्यादा से ज्यादा 10, 20 या 50 किसानों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, बट कहीं ना कहीं इसको एक मास मूवमेंट में यदि हमको कन्वर्ट करना है तो गवर्नमेंट के तरफ से बहुत ज्यादा इंटरवेंशंस की जरूरत है। जिसे बीच में अभी मेरे पहले पुरी जी ने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया था और ये मैंने किसान संघ को भी सजेस्ट किया था कि आजकल इंदौर शहर में हर कॉलोनी में एक एक गार्डन है जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, तो आप हर रविवार को उस गार्डन में परमिशन दे दें और किसानों को जो खेती कर रहे हैं उनको, किसानों को एक एक आईडी देके वो गार्डन अलॉट कर दें कि आपको इस गार्डन में आपको आके बेचना है, और वो 20 किसानों का एसोसिएशन वही आके वहां लगाए बेचेगा और वापस साफ सफाई करके चला जाएगा। तो उस कॉलोनी वालों को हफ्ते में 1 दिन के लिए वो सीधा सब्जी किसानों से मिल जाएगा। तो ऐसे तरीके छोटे छोटे हमको जोड़ने पड़ेंगे। और जैविक खाने के लिए और सस्ता खाने के लिए, सस्ता मतलब आप जो आज जिस दाम में खरीद रहे हैं उसी दाम में यदि आपको जैविक चाहिए तो आपको उसको प्रमोट करना पड़ेगा, आपको उसकी मांग करनी पड़ेगी। आप देसी चीजों की मांग करेंगे सब्जी वाले से तो वो रिवर्स परकोलेट होगा और वो फार्मर भी उसको उगाएगा। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को, कहीं ना कहीं फार्मर को और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को, तीनों को इस तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा और एक साथ बढ़ना पड़ेगा। कोई भी एक जना अकेला आगे आके उस चीज को नहीं कर पाएगा। तो यही कुछ कुछ फाइंडिंग्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर करी। थैंक यू सो मच तथागत। बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही सिस्टमैटिक और जड़, बीमारी की जड़ समझने का आपने आज काम किया है। थैंक यू। और मुझे लगता है सबसे पहले तो जो अर्बन लोगों की साइकोलॉजी चेंज होना चाहिए। उनको ये समझ में आना चाहिए, जो शिक्षित है उनको तो समझ में आना ही चाहिए कि पेस्टिसाइड्स वाला जहर हमको कितना नुकसान करेगा। और फिर मुझे लगता है कि बहुत स्लो प्रोसेस है जिसमें ये चेंज होगा। और मैं आपको बताऊं कि मुझे ना आज से करीब 20 साल पहले एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया था कि इंटेलेक्चुअल वो है जो सत्य के लिए अपना नुकसान करने के लिए राजी है। और उन्होंने अपने कांपते हाथों से मुझे पेपर पे लिख के दिया था। वो पेपर मैंने बहुत साल तक संभाला था और उसके कारण और बहुत सारे फैक्टर्स के कारण मैंने प्योर एलोपैथिक प्रैक्टिस छोड़ के उसमें आयुर्वेद और नेचुरोपैथी डाला। जब अब मुझे बहुत कम दवाइयों की जरूरत होती है। और उसके ट्रांजिशन फेज में मैंने बहुत नुकसान भी उठाया और मैंने बहुत संयम रखा। पर आज बहुत सारे लोग इस चीज को समझ रहे हैं। मतलब आज उस बात को शायद 10 साल से ऊपर हो गए हैं, पर बहुत सारे लोग आज समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मेरे को संतुष्टि है। तो तथागत अपन को पेशेंस रखना है, एजुकेट करना है लोगों को, लोगों के अंदर संदेशा भेजना है और बहुत सारी चीजें करनी है। मतलब ये बहुत जबरदस्त मेहनत का काम है। 1960 के पहले पेस्टिसाइड्स नहीं थे।
ये क्यों आए हैं, इसके लिए एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति हमारे बीच में मार्च में आएंगे, जिनका नाम है श्री भरत मनसाटा जी। तो हमें फोर्स किया गया था पेस्टिसाइड यूज करने के लिए, क्योंकि ये विदेशों का फायदा हो रहा था। और वही बात आज मुझे एलोपैथी में भी लगती है। हमारे नाना जी जहाँ रहते थे उस गांव में न तो डॉक्टर थे ना दवाई की दुकान थी। आराम से वो 80 साल सब लोग जी लेते थे। और कहते थे कि किसी को अगर बहुत ही रिच आदमी हो तो उसको क्रोसिन पोस्ट ऑफिस से मिलती थी, पोस्ट ऑफिस से कहीं से आती थी क्रोसिन। तो आज इतना प्रचलन हो गया है दवाइयों का कि लोग खुद ही जाके फार्मास्यूटिकल शॉप से खरीद लाते हैं। तो इस तरफ भी हमको पीछे जाना है। हमको हर दृष्टि से हमारे शरीर के अंदर केमिकल कम करना है, ये हमें समझना है। और इसी के साथ मैं बुला रही हूँ श्री सचिन लोटारकर जी को। मैं काफी देर से देख रही थी वो कुछ ना कुछ चिंतन मनन और लेखन कर रहे हैं। सचिन जी, आप अपने विचार रखिए। नमस्कार, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। थोड़ा सा और अच्छा चाहिए आवाज आ रही? और अच्छी चाहिए, क्योंकि पिछली मीटिंग की नहीं आ रही है? नहीं, आप पूरा सिस्टम हटा के फिर बोलिए। हाँ आ रही है अब? हाँ हाँ हाँ, बेटर है। और थोड़ा सा जोर से बोलिए। हाँ, तो आप सभी लोगों को नमस्कार। ये एक्जुलरी हटा दें, ये एक्जुलरी हटाने से फर्क पड़ेगा। हाँ जी, लगा रखे वो तो मैंने वो हटा ही दिया, मैंने हेडफोन हाँ। हटा दिया मैंने। हाँ। हेडफोन तथागत मतलब डीलिंक कर दें, उससे बाहर निकाल लें। हाँ, तथागत जी ने जो है बहुत ही सटीक जो है वो आकलन किया जो वस्तु स्थिति है उसका। क्योंकि किसान जो है उसके पास में मोटिव नहीं है कि वो जो है वो जैविक खेती करे। जैविक खेती क्योंकि इतनी महंगी पड़ रही है उसको, और जो समर्थन मूल्य सरकार दे रही है, अभी मध्य प्रदेश में 1950 रुपए समर्थन मूल्य है यहाँ पर, लेकिन उतना भी पैसा जो है वो किसान को नहीं मिल पाता है। समर्थन मूल्य से कम में उसको बेचना पड़ता है अनाज। अब जब जैविक खेती करेगा तो उसको जो है वो गेहूं जो है वो 2500-3000 में किसान बेचेगा, तो बाजार में कितने में बिकेगा? 4-5 हजार रुपए क्विंटल में बिकेगा गेहूं। तो अपन में से कितने लोग खरीद पाएंगे? बहुत कम लोग। तो अपने को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जो जैविक खेती है वो महंगी रहेगी, उसके उत्पाद भी महंगे रहेंगे। तो बिल्कुल सही बात है। और एक्चुअली क्या है कि ये सब जो हो रहा है ये वास्तव में पॉलिसी के कारण हो रहा है। जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जो सरकार की पॉलिसियां अब तक रही है, उसके कारण जो है वो किसान जो है वो मोटिवेट नहीं हो पा रहा है। उसको किसान जो है वो अपनी जमीनें और खेती छोड़ने पर मजबूर होते जा रहा है। ये विगत कई वर्षों में देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल सही उनका आकलन है। और बस इतना ही कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू सचिन। मैं सोनी जी को आमंत्रित कर रही हूँ। सबको नमस्कार। नमस्कार। तथागत जी ने तो पूरी बखिया उधेड़ के रख दी है प्रशासन की, शासन की। और मैं कहता हूँ कि ये एक्चुअल ग्राउंड लेवल का सर्वे है। इसे किताबी मान नहीं सकते, ये टेस्ट नहीं है, ये रियल ग्राउंड वर्क है आपका। और मैं इसकी बुरी बुरी प्रशंसा भी करता हूँ। जहाँ तक आपने बताया कि भाई जैविक पे हम स्विच करें, मैं किसान की हैसियत से, चूंकि छोटा सा किसान भी हूँ, किसान मतलब कन्वेंशनल किसान हूँ मैं, हाथों में हल पकड़ने वाला किसान नहीं हूँ। जमीन जरूर मेरी है, करता कोई और है। तो मैं 2-3 निवेदन आपसे करूं, और वो भी ग्राउंड लेवल के निवेदन है। जैसा आपने अभी कहा कि मजदूरों की हालत खस्ता है। मजदूर मतलब आपकी अवेलेबिलिटी प्रैक्टिकली निग्लिजिबल है। मैं आपको ये हकीकत बताऊं कि 4 दिन पहले मैं अपने खेतों पे गया था। जो चीज़ें मैंने वहाँ
देखिए ये एक उपलब्धि मान सकते हैं आदरणीय डॉक्टर सुषमा जी की, कि मैं इस एंगल से अपने खेतों को देखने गया था। देखा जाए तो सिर्फ ये कि हम पेस्टिसाइड फ्री खेती की बात कर रहे हैं, तो वहाँ जाके देखें, वहाँ से लोगों से बात करें, अपने लोगों से पता करें, जो खेती मेरे बाटेदार कर रहे हैं मैं उनसे बात करूं, तो वो जो कम्युनिकेशन मेरा हुआ मैं आपको निवेदन करता हूं। उसने कहा कि भाई अगर मैं आपकी खेती बांटे से लेता हूं तो मुझे कुछ बचना है नहीं इसमें, सिर्फ ये कि मैं आप खेती आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कि ये करना है मैं करने को तैयार हूं, पर ये जो लेबर का सवाल है, लेबर मुझे पूरेगी नहीं, तो लेबर का खर्चा तो आपका है। मैंने उसको बोला कि यस आप कुछ भी करें, लेबर का खर्चा मैं देने को तैयार हूँ। उसने कहा कि इस साल, वो पाटीदार हैं, पाटीदार मतलब खेती के बिल्कुल कण कण से जुड़ा आदमी मानता हूँ, और इसीलिए उसको दी भी गई थी कि फसल भले ले लेकिन जमीन बिगाड़े नहीं, तो ये उसने ध्यान भी रखा। तो उसका कहना था कि आज हम जैविक खेती चालू करते हैं तो ये एक साल में जैविक नहीं हो पाएगी, क्योंकि जमीन में जो भरा पड़ा है, जो पेस्टिसाइड है, जो खाद हमने कृत्रिम डाल के रखा है, वो एकदम बाहर नहीं होगा। इसलिए वो छोड़, मतलब एक साल मान के चलें कि वो जो खेती आप तैयार करेंगे वो जैविक नहीं होगी। एक साल के बाद में जो खेती मिलेगी वो जैविक होने की संभावना है, पर ये जो पहली फसल है इसको लोग जैविक नहीं मानेंगे। मैं जैविक तरीके से करूंगा, जैविक का खर्चा करूंगा, जैविक का प्रोडक्ट भी लाऊंगा। अब मुझे, मेरे पास अगर प्रोडक्ट आ गया तो मैं उसे बेचूं किसे, एक प्रश्न उसका ये था। दूसरा उसका ये प्रश्न था कि मैं बेचने जब जाता हूँ, मेरे पास, बोले मैं दूसरी जगह कर चुका हूँ इसको, मैं जब बेचने जाता हूँ तो वो कहता है, कंज्यूमर कहता है, खरीदने वाला आदमी कहता है कि इसकी क्या गारंटी कि ये जैविक है, इसके कोई टेस्ट नहीं, कोई लैब नहीं, कोई पुष्टि नहीं, मेरे विश्वास से वो लेगा। तो मेरा विश्वास कब तक चलेगा, लोगों के जहन में ये नहीं हो सकता। लोग कहेंगे भी जैविक के नाम से तुम अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो। एक बोले ये मेरे को बोला गया है कि 1 बीघा में तुमने खेती जैविक की है, और उस प्रोडक्ट और दूसरे सारे प्रोडक्ट भी उसी जैविक के नाम से बेच रहे हो, तो हमें क्या पता। मतलब एक आदमी के पास, जो कंज्यूमर है, उसको एक मानस भी उसका तैयार करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमको ऐसा हो सकता है, कि उसको हम गारंटी दे सकें कोई कंफर्म तरीके से। तो इसके लिए सोचना पड़ेगा, ये एक दिन का भी काम नहीं है, जो भी जैसे भी आता है। तीसरा जो मैंने वहां महसूस किया कि चलो हम मान लेते हैं कि ये सब भी करना पड़ा तो करें, लेकिन अब ये प्रोडक्ट जो मिला है, इस प्रोडक्ट को लेके जाएंगे कहाँ जाएंगे, कौन बेचेगा इसको। उसने कहा कि मैं तो बेच नहीं सकता, आप बेचोगे क्या। तो मैं तो कन्वेंशनल किसान हूँ, तो मैं तो, मेरे हाथ पैर तो वही भूल गए कि मैं कहाँ बेचूंगा। मैं उसको ये कहा कि एक गारंटी में लेता हूँ, इसमें वैरायटी ऑफ क्रॉप्स लगा दो, इस 2 बीघा जमीन मैंने तुम्हें दे दी, और इसका जो भी प्रोडक्ट होगा मैं अपने यूज के लिए रख लूंगा, मुझे बेचना नहीं है, चलो इसके लिए मंजूर है। तो उसने कहा कि हाँ मैं इस बात पे सोच सकता हूँ। तो मेरा मतलब, मैंने जो मानस बनाया, ये हर किसान, क्योंकि किसान तो डेली नीड से जुड़ा हुआ है ना, उसकी पूरी जिंदगी उससे जुड़ी। मेरी कहीं और से कुछ जीविका चल रही है, तो मैंने इतना सोच भी लिया। तो पॉलिसी जहां भी जा रही है उसको इस लेवल पे भी सोचना पड़ेगा कि ऐसा हो। चौथी बात ये, जैसे आपने कहा कि हाट बाजार भी जो होता है, मेरे 100 कदम पे हाट बाजार लगता है। यहाँ जो भी इंदौर के लोग सुन रहे हैं, उस हाट बाजार में आके जरूर देखें। पर इस हाट बाजार में भी होता क्या है, बिचौलिए इतने स्ट्रांग होते हैं, और जो धंधे वाले हैं वो इतने स्ट्रांग है कि उन किसानों तक पहुंचना आपको मुश्किल होता है। सुबह से व्यापारी क्या करता है कि जो फ्रंट की लाइनें हैं, जो ठेला चला रहा है, वो अपनी
एक तंबू तो वहां गाड़ना नहीं है, बस सिंपल पल्ली बिछाई और वो चालू हो गए। अब जो मूल किसान है वो उसको पीछे जगह मिली, लोग फिल्टर होते होते वहां जाते नहीं है, जो वहां पहुंच जाता है उसको ओरिजिनल चीज मिलती है। ओरिजिनल मतलब खेतों से लाई हुई सीधी जो चीजें प्रोडक्ट है। मैं सबको निवेदन करूंगा कि उस किसान की, उसको सीधा अगर मदद करना है तो आप सीधे ये सब छोड़ छाड़ के उसकी सूरत से भी दिखाई देता है कि ये किसान है, रियली किसान है, ये व्यापारी नहीं है। व्यापारी की सूरत अलग रहती है। वहां अगर जाते हैं हम तो उसको बार्गेनिंग जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करता है, क्योंकि उसको ज्यादा बार्गेनिंग आती नहीं। ये जो धंधे वाले लोग बीच के हैं ये बार्गेनिंग करते हैं। मैं आज से नहीं, पिछले 4 या 5 साल से ये बना के रखा हूं कि एटलीस्ट जो सामान स्टोर करने लायक है, जिसको हम फ्रिज में नहीं घुसेड़ना है, प्याज है, लहसुन है, अदरक है, और भी जो चीजें बाहर रह सकती है, वो उनकी अफोर्डेबिलिटी में भी है और वहां से अवेलेबिलिटी भी आपको अच्छी होती है, ताजी मिलती है और वो कोल्ड स्टोरेज की नहीं होती। किसान खुद अपने खेतों से निकाल के लाता है तो उनको भी मदद हो जाती है और हमें भी ताजी चीजें मिलती है। ये एक लिंक सीधा अगर जो है तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार तक, राजतंत्र के पास तक ये बात जाए कि ये हाट बाजार की सिस्टम पुराने हैं, बहुत हमारे पारंपरिक हैं, इनको बढ़ावा देना चाहिए। इनको ना तो कोई अरेंजमेंट की जरूरत है, सिंपली उनको कह दिया ये सड़क तुम्हारी है, ये बैठना और फिर भले ही तुम वापस चले जाना, और उनको टैक्स भी मिलता है। ऐसा नहीं कि वो बिना टैक्स के हाट बाजार रखते हैं। तो इस सिस्टम को डेवलप करना, इसको इनकरेज करना, इस तरह से होना चाहिए। कहने को तो बहुत कुछ है। मैं एक प्रपोजल आपको जाते जाते देना चाहता हूँ कि मैं आपको 2 बीघा जमीन फार्मिंग के लिए फ्री देना चाहता हूँ। चलिए, जो ऑर्गेनिक आप खेती कीजिए, उसमें से मुझे प्रोडक्ट का पैसा नहीं चाहिए। ये आपका प्रदर्शन प्लॉट हो सकता है, ये मेरा प्रपोजल है, इसको ये अन्यथा ना समझे। सोनकच्छ में मेरी जमीन है, सोनकच्छ से लगी हुई 3 किलोमीटर पे। तो 2 बीघा जमीन विदाउट एनी, मुझे उसका कुछ रिटर्न नहीं चाहिए, आप कीजिए। आपके प्रदर्शन प्लाट से अगर हो सकता है कि 10, 20, 50 आसपास के फार्मरों से देख के कुछ इनकरेजमेंट होते हो, तो आपकी बात जो है लोगों तक पहुंचे और इस बात का विस्तार हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। बहुत ही गजब। सोनी साहब, आपने तो ऐसा बोला जैसे विनोबा भावे खुद आपके अंदर आके बोल रहे हो। मतलब समाज के लिए खुद का नुकसान उठाना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं बिल्कुल खुला चैलेंज है कि अब कोई भी आए उस पर फार्मिंग करे। वो मुझे वास्तव में नहीं चाहिए, मतलब वो 2 बीघा जमीन का 2 फसल नहीं चाहिए। चलिए, मैं इसलिए तैयार हूँ। ये खुला निमंत्रण है किसी को भी, बल्कि मैं ओब्लाइज हूँगा उसका कि अगर ऐसा कोई करता है तो। धन्यवाद। चाहती हूँ कि आप जैसी भावना सभी के मन में आए तो हमारे देश का बहुत जल्दी उद्धार होगा। और हम आमंत्रित कर रहे हैं गोविंद जी काकाणी को। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। नेता होकर नेता की बुराई करना, पर अब कोई चारा नहीं है। देश के नेताओं ने आजादी के बाद से इतने फ्री देने की जो आदत डाली है वोट लेने के लिए, उसके कारण तथागत जी ने जो बोला है, मैं उसको सत्य को स्वीकार करता हूं। सब्सिडी जब लेने जाते हैं तो सब्सिडी में सीधे सीधे वो बोलते हैं कि आपको तो जमा ही नहीं करना है और ये सरकार का है, मतलब उसमें से अपना कमीशन लिया, बाकी जाए सरकार भाड़ में। तो जितनी भी योजनाएं किसानों के लिए बनी है आज तक आजादी के बाद से, लगभग सब में यही हाल किया उन्होंने। योजनाओं का पैसा बंदर बाट के रूप में उन्होंने कर दिया और जो होना चाहिए था वो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसमें जो बड़े किसान थे वो संपन्न होते गए, छोटे किसान को कोई लाभ नहीं मिला। आज के डिस्कशन में जो कुछ बात आई थी कि मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे फोटोज भेजे थे हमारे रतलाम के। हमारी टीम ने मिलकर एक छोटा सा हाट बाजार शास्त्री नगर में लगाया है
उसमें सब्जियों के मैंने बताया कि 10 किसान का ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है। व्हाट्सएप पे उनकी जो चीजें हैं वो सब उसमें आती है। जो शंकाएं 2-3 आई थी कि क्या मालूम वो ओरिजिनल चीज जो हम चाह रहे हैं जैविक खेती की वो ला रहा है कि नहीं ला रहा है, तो उन्होंने ये भी दिया है कि आप चाहे तो मैं व्हाट्सएप पे आपको वीडियोग्राफी से वो खेत दिखा सकता हूँ, और या आप जब चाहे तो हमारे खेत का निरीक्षण भी कर सकते हैं। तो ये सब बातें उसके अंदर जब लोगों में विश्वास दिया, तो अब रविवार के दिन इतना भीड़ होता है, वो सब आके जितना सामान आता है वो सब, और जो मूल्य उनको मिलना चाहिए, जो हमारा चिंतन का विषय, जैसे गेहूं है रासायनिक खेत के 2000 में आएंगे तो वो 4000 में आएंगे, उतना हम उसको अपन देंगे नहीं। पर और देने के बाद भी फिर क्या घर वाली कहेगी कि अरे आप चक्की पे खड़े रहो, गेहूं बदल लेगा। ऐसे बहुत सारी समस्याएं में निकलती जाएगी, लेकिन हम यदि उस पर मेहनत करेंगे, मैं भुगत चुका हूं, मैं इसलिए बोल दिया। ले खेत में बोले वहीं खड़े रहना जब तक वो नहीं बोले, अब लाइट चली गई 4 घंटे खड़ा रहना पड़ा कि भाई वो बदल नहीं ले। तो ये समस्याएं अनेक आएगी, उसमें चिंता नहीं करो, विश्वास तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। यदि वो किसान हमारा दैनिक टच का है तो मान के चलना, हमसे वो ऐसे कोई गलती नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगातार हमसे जुड़ना है और हम उसको ज्यादा पैसा दे रहे हैं, तो मान के चलो वो हमसे लगातार जुड़ेगा। तो उसके लिए आप ये भी प्रयोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर अपन कर सकते हैं, है ना? ठीक है, जय हिंद। थैंक यू। तथागत वैसा ही कर रहा है। तथागत ने बहुत अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उसके जो खरीदार हैं, कस्टमर्स हैं, उनको वो हर सप्ताह कुछ ना कुछ दिखाता रहता है। तो उससे तो नेचुरली जो भी जुड़ेगा, जो तथागत को नहीं जानता है और उनसे जुड़ेगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उनको भी विश्वास हो जाएगा। और ये सोशल मीडिया का बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया है। और मैं दूसरी बार ये कहना चाहती हूँ कि जो मॉरल वैल्यूज आज हमारे गांव के लोगों में है, वो ज्यादा है, शहर के लोगों में कम है। जितने बड़े शहर में जाते जाओगे उतनी मॉरल वैल्यूज और कम होती जाएंगी। तो गांव में अभी भी विश्वास वाली बहुत सारी चीजें हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी विनोद पाटीदार जी से। विनोद पाटीदार जी, आप सुन रहे हैं मुझे? विजय नरवणे जी, आप सुन रहे हैं? सुरेंद्र जी, दिलीप सिंह जी, प्रमोद शर्मा जी। नमस्कार सभी को जी। पिछले 2 संस्करणों में मैं थोड़ा अवेलेबल नहीं रह पाया, बट मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छे हमारे जो डेलिब्रेशंस हुई हैं उसको मिस किया। हालांकि सभी रिकॉर्डेड है, तो वो अवेलेबल है हमारे लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज तथागत जी ने जो हम लोगों को जानकारी दी, गोविंद काका जी ने जो हमको जानकारी दी, राम नारायण जी ने, सोनी साहब ने जो हमको जानकारी दी, उसके आगे मेरे पास में बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं रह जाता। इतना ही है कि हमें 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 थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है, और हमें जिस तरीके से जो छोटी-छोटी सी जो चीजें बताई हैं, और स्पेशली रामनारायण जी ने तो बहुत ही अच्छा प्रपोजल रखा है। वो तो एक वो एक छोटी वो उस चीज को हम यदि वो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, यदि इस तरीके से यदि हम छोटी-छोटी जगह या इस तरीके से जहाँ-जहाँ संभव हो हम कर पाए, तो ये चीज ऐसी है कि 1 into 2, 2 into 2, then 4 into 2 इस मल्टीप्लिकेशन, वेरी फास्ट मल्टीप्लिकेशन हो सकता है इस चीज का। तो उससे काफी हम लोगों को फायदा हो सकता है। और आजकल क्या है कि इस डिस्कशन से एक चीज हमारे दिमाग में ये आ रही है कि अब हम ये सोचने लगे हैं कि पहले तो कहीं भी जाके कुछ भी चीज खरीद लेते थे। आजकल ये ऐसा लगता है कि यार दिखता बहुत अच्छा है, पर हम ये मानते हैं कि इसको खरीदें या ना खरीदें, नंबर पहली बात। और खरीदें तो उसे खाएं या ना खाएं, दूसरी बात ये आ रही है। तीसरी बात अब ये लगता है कि अब क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, क्योंकि जिस तरीके से
हमें हमें इस बारे में जानकारी बढ़ती जा रही है, जो कि स्वाभाविक है। जो जानकारी के अभाव में हम लोगों ने हमारा अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का हमने बहुत नुकसान किया है, यदि उसे पूरे एक बड़े लेवल पे देखा जाए, छोटे से बड़े लेवल के रूप में। तो इस ये जो हमारी जो फोरम है, इस फोरम से हम कम से कम इस लेवल तक तो आए हैं कि कम से कम इन चीजों को बढ़ावा मिले और हम एटलीस्ट उतना कर पाए। हम ज्यादा नहीं खाएं, थोड़ा ही खाएं, पर कम से कम वो खाएं जो कम से कम हमको 70-80 साल 90 साल तक यदि 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 हमारा जीवन है, तो कम से कम हम स्वस्थ तरीके से रह पाए और हम अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाए। तो बहुत आज का फोरम रियली इतना मतलब बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्लस बहुत ही विशेष रूप से सभी के लिए एक मॉडल के रूप में मुझे लगा, क्योंकि इसमें स्पेशली सोनी साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, तथागत जी ने तो पूरा अपना इंजीनियरिंग और पूरा अपना मैनेजमेंट इसमें डाल दिया। तो मैंने एक चीज ये देखा कि एक्चुअली में यदि हम किसी भी चीज को एनालिसिस करने का मीन्स ये, जैसे ये अभी आज इनका जो तथागत जी का यदि मैं वो बेसिक देखता हूँ, तो उन्होंने काफी अच्छा उनका स्टडी है MNIT। मैंने रायपुर से इंजीनियरिंग किया, तो मैं MNIT के बारे में मेरे को बहुत काफी कुछ आइडिया है। प्लस उसके बाद में फिर मैं मैनेजमेंट में काम कर रहा हूँ यहाँ पर। चल बता। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, गोविंद जी साइलेंट कर लीजिए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि उनका जो अध्ययन है, उनका जो नॉलेज बेस है, उसके बाद में उस नॉलेज बेस को बेस बना के उन्होंने जो हम लोगों को जानकारी दी है, जो कि शायद हर एक के पास में ये जानकारी अवेलेबल नहीं हो सकती। जानकारी होगी पर इतना अच्छा एनालिसिस नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस लेवल तक लेके आए। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, वर्तमान स्थिति को आपने बहुत अच्छे से एनालाइज किया और हम सभी को वो चीज बताई जो शायद हम लोग एनालाइज नहीं कर पाते। तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से हम जुड़ें और छोटी सी जो एक धारा है वो बड़े समुद्र में बदल जाए, वो मेरी इच्छा है। तो इसी तरीके से हम बढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, साइलेंट करना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शर्मा जी। तथागत की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तथागत इज ब्लेस्ड विथ सुपीरियर इंटेलिजेंस। उसका इंजीनियरिंग, उसका मैनेजमेंट, उसका पैट्रियटिज्म, बहुत सारी चीजों का मेल होके और वो हमको आज मिला है। विजय नरवणे जी, आप हैं यहाँ? आप सुन पा रहे हैं? विनोद पाटीदार जी, जयश्री जी, आपको कुछ कहना चाहेंगी? अच्छा, ठीक है। तो मैं सभी से यही कहूंगी कि सब्जेक्ट आसान नहीं है, परंतु पहला कदम तो हमें किसी भी उसमें रखना ही पड़ेगा। और जो काम बहुत आसान था 1960 के पहले, कि पेस्टिसाइड्स थे ही नहीं, हमको इतनी सारी तकलीफें थी ही नहीं, हमने क्रिएट की हैं। हमने नहीं क्रिएट किए, दूसरे देशों ने चाहा है कि हमारे देश में पेस्टिसाइड्स बिके और उन्होंने पूरे परिवर्तन किए हैं। तो अब हमको वो बीमारी को निकालने में, ये एक्चुअली बीमारी है, ये जो पेस्टिसाइड्स वाली खेती है, ये बीमारी है जो हमारे पास 1960 के पहले नहीं थी। उसको निकालने के लिए हमको बहुत ही दिमाग से धीरे धीरे करना पड़ेगा और पहला कदम रहेगा हमारा। और मैं वापस निवेदन करूंगी कि हमारा जो मीटिंग का सार है, उसको हम या तो स्लोगन या छोटी 4 लाइन की कविता में डाल के अगर हम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रेडियो और टीवी पे हम डालें, तो हमारा जो सार निकल रहा है वो पूरे देश में के लोग जाने, तो हमारी जो सफलता थोड़ी जल्दी मिलेगी। इसके साथ में मैं सभी को धन्यवाद दे रही हूँ। और अगले धर्मेंद्र नरवणे जी, मुझे कुछ वो बोलना चाह रहा था जी कि जो इन्होंने इंफॉर्मेशन दी वो बहुत मतलब उपयोगी है।
और किसानों के लिए भी। और लेकिन जैविक खेती में जो आज का जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है, कुछ वो जो और रिसेंटली जो मैं देख रहा हूँ, वो मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ कि आज जैसे कुछ आसपास मेरे किसानों ने लगाया था चना, वो चाह रहे थे मार्केट में बेचना। जब थोड़ा सा बड़ा हुआ और चना तैयार हुआ, उन्होंने सोचा कि मेरे को अच्छा रेट आ जाएगा, लेकिन वो रेट उनको नहीं मिल पा रहा या कोई उस रेट में खरीदने को तैयार नहीं है, जबकि वो नॉर्मल पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं। अगर ऐसे में अगर वो जैविक खेती करते हैं तो आप सोचिए कि वो कैसे उनको पुसा सकता है। दूसरी चीज, इसी उसमें उनको मजबूर होके फिर अभी जब मैं गया, मैंने देखा तो उन्होंने उसको पूरा तैयार हो गए, सूख गया जब चना, तो उन्होंने वैसे ही कटवाया और उन्होंने सोचा कि अब ये इसको चने के रूप में ही बेचा जाए, तो वो निकाल के उन्होंने रखा हुआ है। तो ऐसे में जो इसकी कास्ट बढ़ेगी जैविक उससे, तो वो जैविक किसान किसान को पोसा नहीं सकती किसी भी हालत में। दूसरी चीज, अभी एक मटर का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। बटले का इस साल जो है, जो मैंने आसपास वालों से ऑब्जर्व किया, वो आज की रेट में जो किसानों से लिया जा रहा है, वो 4,000 4,500 रुपए क्विंटल के हिसाब से जा रहा है। अब आप सोचिए, मतलब अब आप सोचिए कि उसमें उनको क्या मिल पाएगा। अभी 4,000 से 22 रुपए तक गया हुआ है किलो के हिसाब से। 4 रुपए से 22 रुपए किलो तक के बीच में गया हुआ है, जिसने और इस बार इतना उतार चढ़ाव हुआ है बटले में कि बारिश हो गई, उसमें कीड़े लग गए, अच्छा भी हुआ, कुछ वापस दूसरी बार फिर बटला तैयार हुआ। और उस केस में उनको मजबूरी में, जिस आदमी ने अभी 13 रुपए में बेचा था, उसी का जो बचा हुआ पोर्शन था, उसको 4 या 5 रुपए आ रहा है। और वो 4-5 रुपए में 150 रुपए पर बोरी वो उसको कटाने के लिए लगता है, निकालने के लिए लगता है। उसके बाद जो पेस्टिसाइड और ये सब जो है, उसके ऊपर वो अलग लगता है, वो करता है। तो 60-65 किलो की एक बोरी होती है, उसमें उसको सिर्फ मिल रहा है 4 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है। तो अब ऐसे में अगर जब इतना पेस्टिसाइड वो डालता है, 2-2 3-3 बार मेहनत करता है, तो वो जैविक खेती किस आधार पे कर पाएगा? अच्छा, और जैविक खेती के लिए अगर हमें आगे बढ़ना है, तो हमें भी कुछ वो करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, मार्केटिंग की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम कुछ चाहते हैं तो हमारे आसपास ही कुछ ऐसे फार्म तैयार करें, या गांव को हम गोद लें, या गांव में सरपंच वगैरह से कांटेक्ट करें और वहां 1-1 2-2 खेत हम देखें, जिससे कि हम वो बता सके, कभी महीने में 1 आध बार जाएं या 2-4 महीने में 1 आध राउंड लगाएं। तो जब तक हम ऐसा वो नहीं करेंगे, तब तक ये कितना भी अपन इससे वो करते रहें, क्या कहते हैं, अपना आईटी से अपन इसका कितना भी प्रचार प्रसार करें, लेकिन उसके लिए हमें प्रैक्टिकल की तरफ जाना ही पड़ेगा। मेरा मतलब, अब ये इसमें 3-4 चीजें हैं, जैसे आईटी परफेक्शन हो, हमारा प्रोसेसिंग यूनिट हमारे पास हो, मार्केटिंग। अब जो अगर जैविक हम बनवाना चाहते हैं, तो उसको मार्केटिंग वो खुद वो नहीं कर पाएगा, किसान मार्केटिंग में नहीं आ पाएगा, तो हमें वो मार्केटिंग टीम को भी तैयार कराना पड़ेगा, जो कि उनसे लेके मतलब मटेरियल लेके हम मार्केटिंग कर सके और उनको पेमेंट करा सके। तो इस संदर्भ में ये 3-4 चीजें। और दूसरा, गवर्नमेंट से जो सब्सिडी हो रही है, तो अगर जैविक खेती करते हैं तो उनको सब्सिडी भी मिलना चाहिए। अब अगर इसके लिए भी हमें एक टीम बनाना चाहिए। तो ये सब जो अलग-अलग तो कि ये हमारा जो प्रोसेस कर रहे हैं, वो अच्छे उससे हमारा आगे हम बढ़ सकते हैं इसमें, और हमारा जो एम है वो हम अचीव कर सकते हैं। धन्यवाद, इतना ही बोलना चाहता था मैं। थैंक यू विजय जी। आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है और इतने सालों का अनुभव है,
उससे जरूर हम सब लोग लाभान्वित होंगे। और मित्रों, ये जो हमारी मीटिंग होती है ये YouTube पे अपलोड होती है, तो हम जो भी विचार रखते हैं ये हमें